लेक्चर 18 है, इसको मैं टाइटल चेंज कर दूँगा। तो उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे SIMD प्रोसेसर्स के साथ। SIMD प्रोसेसर्स आपको याद होंगे, हमने शुरू में जब कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ना स्टार्ट किया था तो फ्लिंस टेक्सोनॉमी की हमने बात की थी और हमने देखा था कि हमारे पास SSID, SIMD, MISD और MIMD प्रोसेसर्स हैं, ठीक है। तो हम लोग SISD की सारी एग्जांपल्स तो देख रहे थे और हमने अभी तक SISD किया है इन क्वाइट सम डिटेल। आज हमारा जो फोकस है वो MIMD पे होगा, सॉरी SIMD पे होगा, ठीक है। तो SIMD क्या है? सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। और इसका मतलब ये है कि ये इंस्ट्रक्शन लेवल, ऐसा कंप्यूटर्स होते हैं जो कि इंस्ट्रक्शन लेवल पे आपको ये सहूलत देते हैं। और मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये इंस्ट्रक्शन लेवल पे आपको ये सहूलत देते हैं कि आप जो हैं वो एक इंस्ट्रक्शन से मल्टीपल ऑपरेशंस एक साथ इनिशिएट कर सकें, ठीक है। एग्जीक्यूट एक साथ कर सकें या नहीं कर सकें वो एक सेकेंडरी डिस्कशन, ठीक है। लेकिन आप एटलीस्ट एक इंस्ट्रक्शन से मल्टीपल डेटास के ऊपर, डेटा एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। तो कोई आइडिया है आपको कि SIMD की एप्लीकेशन क्या होंगी, एप्लीकेशन एरियाज क्या हैं? यस सर। बताना सर वो पसंद करें। सर मैं बताऊं सर? आपकी आवाज़ छूट क्या? जी जी। सर अब ठीक आ रही? काफ़ी अजीब सी आ रही है वैसे तो। सर ये माइक आपकी माइक शायद कॉल माइक का कोई मसला हो या मुझे नहीं पता, इंटरनेट का मसला है क्या है। 12 आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? मैं फिर सवाल नहीं पूछता, इतना बता दें मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? एटलीस्ट रिकॉर्डिंग यस क्लियर सर, हो आप रही है? ठीक है, ज़बरदस्त। इसकी एप्लीकेशन एरियाज जो हैं वो काफ़ी सारे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो जिनमें आप इमेजिन कर सकते हैं इस तरह के सिनेरियो हो जिसके अंदर आप सिमिलर किस्म का ऑपरेशन या रिपीटेड ऑपरेशंस मल्टीपल सेट्स ऑफ डेटा पे करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैट्रिक्स ऑपरेशन, मैट्रिक्स मैथमेटिक्स है, वेक्टर ऑपरेशंस हैं, साउंड प्रोसेसिंग है, ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग है, मैं भी ठीक है अगर जी। सर वायरलेस कम्युनिकेशन इसकी एक एप्लीकेशन हो सकती? कम्युनिकेशन के अंदर भी हमें ऐसा MD के डिपेंड करता है कि स्पेशली फ़ोन्स के अंदर तो डेफिनेटली होता है। मशीन आजकल जो है मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर भी SIMD इस्तेमाल हो रहा है, इवन दो इसमें SIMD ही खाली इस्तेमाल नहीं हो, ठीक है। असल में हमारे लिए जो जो MISD हैं, ये बहुत एक आप कह लें कि नीश किस्म का एक एरिया है, इसको तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। मे बी आई टच अपॉन MIMD, ठीक है। तो MIMD में बेसिकली जब हम MIMD की बात करते हैं तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम्स एंड मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स, राइट। तो ये बेसिकली मल्टी प्रोसेसर और मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग किस्म का काम इसमें हो रहा होता है। और बहरहाल हम जब बात कर रहे होते हैं SIMD की, तो SIMD में हमारे पास जो प्रोसेसर्स हैं या जो कैटेगरीज हैं, एक तो मतलब वेक्टर प्रोसेसर्स हैं, ठीक है, दूसरे हमारे पास रे प्रोसेसर्स हैं। फिर हमारे पास एडिशनली क्या है कि आपको आइडिया होगा शायद, क्या कहते हैं उनको, एक्सटेंशंस का। एक्सटेंशंस क्या होती हैं कि कई प्रोसेसर्स थे जिनके अंदर इसमें मतलब एग्जांपल दे देते हैं कि जी एक्सटेंशंस, ठीक है। तो एक्सटेंशंस में भी इसकी एग्जांपल है और इसकी मजीद GPUs भी जो है वो एग्जांपल हो सकती है, लेकिन GPU जो है वो खाली SIMD इस्तेमाल नहीं करता, ठीक। तो आज की डिस्कशन में हम लोग रे प्रोसेसर और वेक्टर प्रोसेसर्स के ऊपर अपना कंसंट्रेट करेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी सटल डिफरेंसेस हैं इन दोनों पैराडाइम्स के, मतलब चारों के अंदर एक्चुअली। मैं कुछ सरसरी तौर पे बता देता हूँ कि जो GPU है ये it's a basically sort of a heterogeneous or a hybrid processor that uses both SIMD and MIMD, ठीक है। एक्सटेंशंस क्या होते हैं कि जैसे आपने शायद कभी नाम सुना हो, MMX है, ठीक है, या AVX है,
आर्किटेक्चर्स में, नहीं पता अगर आप पुराना फॉलो करते हो, MMX, एक्सक्यूज मी, MMX/AVX एक्सटेंशंस इंटेल की आती थी, जिसमें ये होता है कि आप हम देखेंगे कि SIMD में ऑफर क्या करता है। लेकिन वो क्या था कि बेसिकली आपके पास एक SISD प्रोसेसर होता था और उसके साथ एक जो है वो एड ऑन प्रोसेसर होता था, जो कि स्पेसिफिकली SIMD टाइप की एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होता था। तो बहरहाल आज की हम डिस्कशन में देखेंगे कि हमारे एरे प्रोसेसर्स, सॉरी रादर SIMD प्रोसेसर्स शक्ल क्या होती है। हम यहाँ पे कंसंट्रेट आज करेंगे दो टाइप्स पे, एक एरे है और एक वेक्टर प्रोसेसर्स। तो होपफुली हमारी लर्निंग आउटकम ये होनी चाहिए कि आफ्टर द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट SIMD इज। सेकंड चीज़ ये है कि उस you should have an understanding by the end of the lecture what the difference between array processor and vector processor is, और फिर उसमें जो आगे different challenges हैं, and specifically challenges with regards to data, because obviously we are talking about SIMD, which is single instruction and multiple data। तो ये D है, ये भी काफ़ी significant है, तो हम इसके ऊपर भी काफ़ी discussion करेंगे। तो डेटा लेवल पैरेललिज्म क्या है, कि कंकरेंसी क्या है, सेम ऑपरेशंस ऑन डिफरेंट पीसेस ऑफ डेटा। ठीक, ये SIMD हमारा है। ठीक है, मिसाल के तौर पे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर्स आई एम श्योर कि आपको पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वेक्टर्स क्या चीज़ है। डॉट प्रोडक्ट है टू वेक्टर्स का, या किसी किस्म का ट्रांसफॉर्म है अक्रॉस मैट्रिक्स। ठीक है, any of those types of operations, so all of them being performed by any one operation being performed by a single instruction। ठीक है, दिस इज की। अब इसमें जो भी अब पहली चीज देख रहे हैं वो ये है कि मेरी प्रोग्रामिंग कम्प्लेक्सिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो अभी दैट्स द फर्स्ट थिंग वी नो। ठीक है, क्योंकि इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको ये फर्क नहीं पता लगता कि जी ये इसका फायदा क्या हुआ। So the first thing that is happening is that the programming complexity is changing. Now, latencies के जो issues हैं वो हम आगे देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। So they depend on many factors। और हम मिसाल के तौर पे जब मैं रे प्रोसेसर्स को कंपेयर करूँगा वेक्टर प्रोसेसर से, तो आपको आइडिया होगा कि लेटेंसी का क्या फर्क है। लेकिन द फर्स्ट थिंग यू गेट इज ease in programming. So because the single instruction kya hai, it's a single programming instruction. So if as a programmer you're programming a processor, so sometimes that may have involved the use of 20-40 instructions, or a loop, for example, can be performed by a single instruction for a like comparison. Obviously, I'm not saying it's going to always be a single, but single instruction per operation. Okay? Single instruction over multiple data per operation. ठीक, we move forward, contrast this with इसकी comparison है data flow और depth। ठीक है, अब basically जब हम बात करते हैं कि data flow की, तो हम बात कर रहे हैं executing different operations in parallel। ठीक है, और इसकी एक example हमने देखी हुई है। किसी को याद है वो example जो हमने देखी है? मतलब इसकी कई variations हैं, there are different views to it, there are different flavors to it, लेकिन एक वेरिएशन हमने इसकी देखी है। किसी को अगर याद हो या नहीं याद, तो टू सेव टाइम, VLIW was one, let's say, example of concurrency of executing different operations in parallel। ठीक है, but let's say it's not this part। थ्रेडिंग क्या है, अगेन मैं आज के टॉपिक पे नहीं जाऊंगा। if anybody wants to know what multi-threading is, ठीक है, तो you can get in touch with me and I can give you a detailed lecture on it, or if you want any details on what multi-threading is, it's beyond the scope of today's lecture। लेकिन thread level parallelism जो है वो क्या है, concurrency arises for executing different threads of control in parallel। Now thread जो है, like I said, I don't want to go into that topic right now। आप अभी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ओवर्स के कोर्स के अंदर आपको
मेरा ख्याल है कि थ्रेड्स को कवर किया होगा, और मतलब जो कर्नल्स वगैरह पढ़ रहे हैं और इस तरह की चीज़ें, तो उसमें आपको शायद ये सब आ जाए समझ। ठीक है, सो कमिंग बैक टू SIMD, SIMD क्या करता है? इट एक्सप्लॉइट्स इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म, ये आप देख चुके हैं। ठीक है, ILP, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, rather operations का एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ, आर कंकरेंट, इंस्ट्रक्शंस हैपन टू बी द सेम। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑपरेशंस का लफ्ज इस्तेमाल किया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, सो दैट्स द ऑपरेशन। लेकिन in terms of a programming point of view, yeah, as a programmer, that is going to be an instruction. लेकिन that instruction, if it's going across two vectors, यानी कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, और आप खाली ये लिखते हैं कि जी लेट्स से आप कहते हैं कि जी you do something like, let's say you do a mul vet 1 vet 2, तो ये जो बाय द वे जो वेक्ट है, इसके सारे एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है जिस तरह से होगी, या डॉट प्रोडक्ट, आई डोंट रिमेंबर एनी VMIP कोड फॉर इट राइट नाउ, लेकिन यू गेट द पॉइंट आई होप। ठीक, अच्छा, इसमें एक और बात गौर करें कि ये हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे जस्ट वांट टू हाईलाइट इट ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये आगे भी शायद हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं इसको यहाँ पे थोड़ा दोबारा एम्फसाइज तो नहीं, मतलब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। अगर आपको याद हो कि हमारा जो CPU था, ठीक है, तो CPU के अंदर हमारे एक रजिस्टर फाइल होती थी, और उसके अंदर क्या होता था? बहुत सारे रजिस्टर्स होते थे। ठीक है, तो एक रजिस्टर फाइल के अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स थे। ठीक, तो जो SIMD CPUs होते हैं, SIMD प्रोसेसर्स होते हैं, लेट्स से वेक्टर प्रोसेसर्स अगर मैं बात करूं, ठीक, तो इसमें एक तो रजिस्टर्स हैं, और इनको हम क्या कहेंगे? स्केलर कहेंगे। ये वो रजिस्टर्स हैं जिनसे जो हम अच्छी तरह से जानते हैं। उसके अलावा हमारे पास होंगे मल्टीपल 4, 8, 16 वेक्टर्स। ठीक, ये हमारे क्या होंगे? वेक्टर्स होंगे। ये हमारे भी रजिस्टर्स हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे एक रजिस्टर के अंदर एक एलिमेंट है, एक रजिस्टर में एक एलिमेंट है, और यहाँ पे क्या है कि एक रजिस्टर में मल्टीपल एलिमेंट्स। देखेंगे बहुत सारे, अगेन मल्टीपल टूज हो सकते हैं, बहुत कॉमन है 32, 64, 128। ठीक है, और एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो ये एक, जो मैं ये कह रहा था ना कि अगर ये V0 है, तो ये एक रजिस्टर है, वेक्टर रजिस्टर, जिसके अंदर एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, V1, V2, V3, तो ये भी मेरे कंटेंट्स होंगे। ठीक है, तो मैं अगर इस तरह का काम कर रहा हूँ कि जी V3 इज इक्वल V2 प्लस V1, इसका मतलब ये है कि ऑल एलिमेंट्स, मतलब पहला V0 सॉरी V2 का V1 का पहला V2 का पहला ऐड होके V3 में जा रहा है, और दिस इज अ सिंगल इंस्ट्रक्शन। नाउ द नंबर ऑफ ऑपरेशंस आर मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल ऑपरेशंस हैं। ठीक, ऑपरेशंस डिपेंड करेंगे कि डेटा सेट के साइज पे। मिसाल के तौर पे ये है कि अगर मैं अक्रॉस द वेक्टर कर रहा हूँ, थ्रू आउट द वेक्टर, और वेक्टर्स की तादाद जो है वो 64 है, मतलब इसका साइज ये मैं तमाम कर रहा हूँ, तो जो ऑपरेशंस होंगे वो 64 होंगे। इंस्ट्रक्शन जो है वो कितनी होगी? एक सिंगल इंस्ट्रक्शंस परफॉर्मिंग 64 operations in that particular example. ठीक है, I hope that is understandable. So single instruction operates on multiple data elements in time and in space.
ठीक है, टाइम और स्पेस का आपको आइडिया होगा। टाइम स्पेस का मतलब क्या है कि स्पेस और टाइम में कोई बताना पसंद करेगा कोई, या अगर आवाज़ नहीं आ रही तो मैं ही बताता रहूँ? आपको मुझे साथ बताएं कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, कोई एक स्टूडेंट बता दे। ऐसे बात तो क्लियर है। ठीक है, देखें, ऑपरेशंस ओवर टाइम का मतलब ये है कि दे आर हैपनिंग एट, तो मैं ये कहूँ कि इन द सेम टाइम है, तो फर्ज करें कि टी एक्स के ऊपर सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है। और स्पेस का मतलब ये है कि कहाँ पे, ठीक है, यानी कि हाउ मैनी एक्चुअल रिसोर्सेज यू हैव, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ी सी आगे आगे क्लियर होती है। लेट मी जस्ट कैरी ऑन विद दिस एग्जांपल एंड इट विल बी क्लियर, ठीक है। अगर अब इन दोनों को देखें तो अब इनमें फ़र्क क्या है? ये दोनों जो हैं ये एग्जांपल्स हैं SIMD, ठीक। तो array processes instructions operate on multiple data elements, और यहाँ पे भी देखिए instruction operates on multiple data elements, तो यहाँ तक कहानी जो है वो दोनों की सेम है। यहाँ पे वो कह रहा है कि at the same time using different spaces और in consecutive steps using same space, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंट स्पेस, सेम स्पेस। अब मैंने स्पेस क्या कहा था? व्हाट वाज स्पेस फॉर अस? इट वाज रिसोर्स, ठीक है। मिसाल के तौर पे मेमोरी से मैं कुछ डेटा उठा रहा हूँ या व्हाटएवर, या देयर इज यानी कि द एक्चुअल हार्डवेयर टू डू अ सर्टेन ऑपरेशन इज डिफरेंट एंड इट्स द सेम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास रिसोर्सेज अलहदा हैं, डिफरेंट हैं, मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ, उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसलिए मैं ऑपरेशंस को एक्चुअली सेम टाइम पे परफॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास रिसोर्सेज जो हैं वो शेयर्ड हो, तो मैं सेम टाइम पे नहीं करूँगा, मैं कंसेक्यूटिव टाइम स्टेप्स पे करूँगा। और अमूमी तौर पे, ठीक है, नॉर्मली ये क्या होगा? पाइपलाइन होगा, ठीक है। सो इट वुड लुक वेरी सिमिलर टू व्हाट यू वर डूइंग इन SISD, लेकिन द इंस्ट्रक्शन जो इम्पोर्टेंट नंबर वन बात है वो ये है कि एक सिंगल इंस्ट्रक्शन इसको एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। तो इस पर भी फोकस करें, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी परफॉर्म बाय अ सिंगल इंस्ट्रक्शन। सो लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल, बल्कि लेट्स लुक एट दिस प्रोग्राम, और हम लोग इसको कंपेयर करेंगे रे प्रोसेसर को वेक्टर प्रोसेसर से, ठीक है। हमारा प्रोग्राम ये है, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं आपको मतलब लेट्स से कि सूडो कोड, और मैं बताता हूँ क्या है कि ये एक लोड की ऑपरेशन है, और ये कह रहा है कि मैं एक वेक्टर लोड कर रहा हूँ फ्रॉम द लेट्स से मेन मेमोरी, एक्सक्यूज मी, जिसमें 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो ये एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है जिसमें मेरे 4 मेमोरी एलिमेंट्स जो हैं वो एक वेक्टर के अंदर लोड होंगे इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने ये किया, ऐड किया VR में 1, यानी कि मैंने हर एलिमेंट में 4 एलिमेंट्स थे मेरे पास, कितने थे मेरे पास? 4 एलिमेंट्स थे, उन सब में मैंने 1 ऐड किया और VR में डाल दिया यूजिंग अ सिंगल इंस्ट्रक्शन। अभी हम बात क्या कर रहे हैं दोबारा मैं बताऊंगा, हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी की इस जगह पे कि मेरा प्रोग्राम कितना कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। अभी हम उसकी परफॉर्मेंस की फिलहाल बात नहीं कर रहे। दिस पर्टिकुलर example is highlighting the programming complexity. A single instruction
Then I'm using a single instruction to multiply whatever the value of every element in the VR. 4 थे ना, मैं इनको देख रहा हूँ, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा by 2, और then I'm using a single instruction to copy them back onto the memory. ठीक है, मेन मेमोरी पे वापस कॉपी. ठीक, तो अब सवाल ये होता है कि रे प्रोसेसर में और वेक्टर प्रोसेसर में क्या फ़र्क है. याद रखें कि रे प्रोसेसर does everything at the same time using different spaces. ठीक है, and vector processor performs consecutive steps using the same place, which means shared resource. तो दोनों की परफॉर्मेंस में क्या फर्क होगा. पहले हम रे प्रोसेसर पे आते हैं. ठीक है, मैं ठीक है, तो रे प्रोसेसर क्या करेगा कि at the same time, मैं पीछे वाले को क्लियर कर लूं. So what is the focus? Same time, different resources going forward. So that is at tx plus n, tx plus 2n, and tx plus 3n. तो बेसिकली 1 2 3 4 साइकिल्स पे इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो गई. तो 4 लाइन का कोड था टॉकिंग अबाउट प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी, और 4 साइकिल्स में ये एग्जीक्यूट हो गया. ठीक है, दिस इज योर रे प्रोसेसर. किसी का अगर कोई सवाल हो किसी पॉइंट पे, तो यू कैन स्टॉप मी एंड आस्क द क्वेश्चन. ठीक, इसको कंट्रास्ट करें विद वेक्टर प्रोसेसर. सो लेट्स लुक एट वेक्टर प्रोसेसर्स. वेक्टर प्रोसेसर में क्या है, पीछे जाते हैं पहले. यहाँ पे क्या था कि हमने इसको कंसेक्यूटिव टाइम्स में इस्तेमाल करना, स्टेप्स में करना था, बिकॉज वी हैव शेयर्ड स्पेस. और मैंने यहाँ पे कहा था कि टिपिकली ये पाइपलाइन होगा. ठीक, गोइंग हियर, पहले लोड हुआ और उसके बाद अगला लोड अगले टाइम पे हुआ. और लेकिन ऐड इज हैपनिंग एट द सेम टाइम. जो ये लोड हुआ था वो उसी टाइम पे ऐड हो रहा है. और फिर अगला लोड जो है, क्योंकि हमारे पास मतलब सारे ऑपरेशंस, कोई भी लेट्स से इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल जो है वो रिसोर्स मल्टीपल नहीं है उनके पास, तो इस टाइम पर tx plus 2n पे सेकेंड लोड हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम जो ऐड हो गया था वो बंद हो रहा है. ये आपको पता ही है कि जी हाउ दैट वर्क्स. जो ये लोड हुआ था वो ऐड हो रहा है. ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. फिर उसके बाद tx plus 4n पे ये काम होगा. यहाँ पे स्टोर हो गया, स्टोर मेरी टर्मिनेशन है. ठीक है, tx plus 5n and ts plus 6n. यहाँ पे भी मुझे ये नहीं कि आप देख लें कि परफॉर्मेंस बूस्ट मिल रहा है, लेकिन ऑब्वियसली यू कैन इमीडिएटली सी कि मेरे रे प्रोसेसर जो है वो वेक्टर प्रोसेसर से तेज है. ठीक है, तो so these are faster but expensive, slower but cheaper. ठीक है, and still they are giving you significant benefits. अभी तक बात समझ आ रही है? SIMD क्या चीज़ है, वेक्टर रजिस्टर्स क्या हैं. मैं 4 सवाल पूछूंगा, आप अपने हिसाब से सवाल ही पूछें कि आपको इन चारों सवालों के जवाब पता है. SIMD क्या चीज़ है,
वेक्टर रजिस्टर्स क्या चीज़ हैं, रे प्रोसेसर किस तरह काम करता है और वेक्टर प्रोसेसर किस तरह काम करता है। क्या आपके पास इन चारों सवालों के आप फील करते हैं कि you're comfortable answering these questions, then we can move forward. If anybody has a confusion, we can move. We can stop and cover it. ठीक, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको सबको समझ आ रही है। ठीक है जी, सेम ऑप्स एट द सेम टाइम, डिफरेंट ऑप्स एट द सेम टाइम, डिफरेंट ऑप्स एट द सेम टाइम, सेम ऑप स्पेस। ठीक है, तो ऑप स्पेस से वो में लेकिन डिफरेंट ऑप्स का टाइम, और यहाँ पे क्या है, सेम ऑप्स एट द टाइम। ठीक है, हमने बात की थी कि वेक्टर प्रोसेसर्स जो हैं, दीज आर एग्जांपल ऑफ SIMD। ठीक है, एंड द आइडिया इज कि अगर आप गौर करें कि वी आर डूइंग द सेम ऑपरेशन ऑन 4 elements here, so we want to have set of a regular distribution of data, and it has to be regular data, मतलब scope आगे भी देखेंगे। ठीक है, रेगुलर डेटा होना चाहिए और इस पर इस किस्म के ऑपरेशंस कर सकते हैं। यू कैन विजुअलाइज एन इमेज, अगर आप देखें कि 2 डायमेंशनल इमेज होती है, क्या चीज़ है, या आप जैसे मैंने कहा मैट्रिक्स को विजुअलाइज करें, तो हाउ डज इट कंपेयर टू VLIW? दिस इज आल्सो पैरेललिज्म, लेकिन इसके अंदर आप गौर करें कि ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये डिफरेंट हैं। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ VLIW। ठीक, and theoretically they are operating somewhat similar to vector processors। अगर आप पाइपलाइन को देखें तो लेकिन एक तो ये है कि आपने ये 4 इंस्ट्रक्शंस लिखी, वहाँ पे नहीं लिखी, वहाँ पे आपने एक इंस्ट्रक्शन थी। और सेकंड चीज़ ये कि हम डेटा सेंट्रिक हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डेटा सेंट्रिक नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट डेटा सेंट्रिक। ठीक है, तो आई होप के इट इज क्लियर टू यू at this point कि what the difference between specifically vector processor and VLIW is। ठीक है, क्योंकि कई लोग उसमें कई दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, SIMD रे प्रोसेसिंग वर्सेस VLIW में, तो वही सॉरी वो टॉपिक भी चल रहा है। तो ये कंपेयर कर रहे हैं कि ये हमारा VLIW है और ये हमारा एक रे प्रोसेसर है, जो कि तो गौर करें यहाँ पे 1 2 3 4 इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शंस है, एक इंस्ट्रक्शन है, और VLEN जो है, and this is the basically something which is always going to be in any hardware, which is going to be your vector length। ठीक है, it is telling you the number of elements that are being processed or operated on। ठीक है, तो ये एक लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन करने के लिए एक एग्जांपल है कि ये भी बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन है जो कि 4 ऑपरेशंस में रिजल्ट करेगी, लेकिन ऑब्वियसली this does not have to be 4, this can be 16 32 64 whatever। ठीक है, तो this can change, but that's the idea। ठीक, थोड़ा सा हम कंसंट्रेट करते हैं वेक्टर प्रोसेसर्स के ऊपर। वेक्टर प्रोसेसर्स की पहली बात क्या है कि वेक्टर क्या है, इज अ वन डायमेंशनल अरे ऑफ नंबर्स, फेयर इनफ, एंड मेनी साइंटिफिक कमर्शियल प्रोग्राम्स यूज वेक्टर्स। इस प्रोग्राम को अगर आप देखें, ये प्रोग्राम क्या कर रहा है कि मेरा एक इंडेक्स है जो कि 0 से 49 तक जा रहा है, और मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं, एक C है, एक A है और एक B है, जिसके अंदर मेरे पास एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और मेरा जो I है वो कहीं ना कहीं पॉइंट कर रहा है, तो लेट्स से कि इसका
अगर आई की वैल्यू लेट्स से 3 है, अगर 3 हो तो ठीक, तो मैं एवरेज ले रहा हूँ, ठीक है, तो दिस इज एन एवरेजिंग. Once again you can see it's a ये बेसिकली वेक्टर भी नहीं कर रहा, ये हम लोग यहाँ पे स्केलर तरीके से कर रहे हैं. सो दिस इज द वे वी आर डूइंग दिस, इज स्केलर एक्चुअली. स्केलर तरीके से क्या कर रहे हैं कि हम एक एक एलिमेंट उठा रहे हैं और हम आइट्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर, जिसमें हमारे पास एक लूप है और ये लूप जो है ये आइट्रेट कर रहा है थ्रू दीज वेक्टर्स. देखिए द वे वी आर डूइंग इट इज यूजिंग स्केलर, ठीक है. जबकि वेक्टर प्रोसेसर के अंदर इज वन हुज इंस्ट्रक्शंस ऑपरेट ऑन वेक्टर्स अदर देन स्केलर, लेकिन दे आर डूइंग सिंगल इंस्ट्रक्शन. तो इस केस के अंदर बेसिकली क्या होगा कि अगर मैंने इसको एज अ वेक्टर ऑपरेशन करना है, अगर ये वेक्टर होता तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के हिसाब से मैं क्या करता कि vlen की वैल्यू को 50 सेट करता और मैं सिंपली ये कहता, मतलब ये मैं सिंपल सूडो कोड में कर रहा हूँ, यू डोंट डू इट लाइक दिस, एंड आई वुड ओनली डू दिस थिंग, c is equal to a plus b divided by 2, ठीक है, this line. So there's no loop. This vlen is 50 and it's doing the exact same thing here. ठीक है, तो even though we are operating with vectors, these are the vectors, लेकिन the approach is going to be different and this loop will be missing. ठीक, तो अगर इन दोनों को आप कंट्रास्ट कर सकें तो you have will come to this. A vector processor is one whose instructions operate on vectors, obviously, rather than scalar. Basic requirements क्या है? Need to load store vectors. अब देखिए इस चीज को देख के आप कहेंगे कि ये इट्स अ वेरी खास बात क्या है इस इंस्ट्रक्शन में. अभी तक जब आप लोड और स्टोर कर रहे थे उसके बारे में आपको क्या याद है? लेट्स से you were doing, you were not using vectors, आप वेक्टर्स इस्तेमाल नहीं कर रहे थे. अभी तक आपने वेक्टर रजिस्टर्स इस्तेमाल नहीं किए. तो हम क्या करते थे कि जी मैं लोड कर रहा हूँ, अगर x is the address, तो sorry, x is the address और R16 जो है वो डेटा है, तो ये, या फिर लोड के केस में R16 के अंदर जहाँ पे y पॉइंट कर रहा है, फॉर इंस्टेंस ये एक सिंगल एलिमेंट है, मैं मेमोरी से एक सिंगल एलिमेंट उठा रहा हूँ, ठीक है. अगर मैं इसी चीज को रिप्लेस कर दूं और मैं कहूँ कि जी लोड इनटू V16 फ्रॉम लोकेशन X एंड स्टोर फ्रॉम V16 ऑन टू लोकेशन Y, फॉर एग्जाम्पल. इसका मतलब है कि जो भी इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो मैं एक इंस्ट्रक्शन से उठा रहा हूँ. सो आई एम पिकिंग मे बी 24, मतलब आई डोंट नो, any number of instructions I may be picking up from, sorry, any number of elements of data, यानी कि the number of elements, data elements, because I could be picking any number of data elements at the same time. ठीक, you need to be able to load and store vectors. तो ये need जो है ना, जो इसके यहाँ पे जिक्र किया गया है, वो ये है कि आपका हार्डवेयर, ठीक है, आपके डेटा बसेस का जो आर्किटेक्चर है, आपकी रैम इस चीज को सपोर्ट करे कि आप वेक्टर्स को लोड एंड स्टोर कर सकते हैं एज अ वेक्टर, ठीक है. एंड यू नीड टू ऑपरेट ऑन
वेक्टर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, जो भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है, डिफरेंट लेंथ्स होंगे इसमें, और elements of one of a vector might be stored apart from each other in memory. तो ये भी इंटरेस्टिंग है, ये भी हम बल्कि देख लेते हैं कि ये क्या चीज, वेक्टर रजिस्टर स्ट्राइड भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि डिफरेंट साइज होते हैं ना, इस चीज का भी आपने एक ख्याल, इस पे भी एक टॉपिक है जो कि मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। पहली बात हम इन पे फोकस करते हैं, ठीक है, मैं इन दोनों को फोकस करूंगा नंबर 1, और फिर मैं इस पर फोकस करूंगा, ठीक है। तो अभी मैं लेट्स से ये मेरे पास एक एम्प्टी स्पेस है, मैं इस पर ये और फोकस करता हूँ, ठीक है। नंबर 1, इमेजिन करें कि मेरी मेन मेमोरी ठीक है, और मेरा जो एक्चुअल वेक्टर है जो कि मेरा मेन मेमोरी में फर्ज करें ये है ए, मतलब दिस इज सम एंटिटी व्हिच इज मीनिंगफुल टू मी एंड आई कॉल इट ए, एंड दिस इज अनदर समथिंग व्हिच इज मीनिंगफुल फॉर मी एंड दिस इज बी, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है कि इसमें से डेटा जो है वो उठा के कहाँ डालना है, वेक्टर रजिस्टर में डालना है, मेन मेमोरी से। तो ये जो मैंने यहाँ पे बात की थी कि से कि लोड फ्रॉम let's say from location wherever onto vector, ठीक है। let's say कि vector 1 कह लें, फिर कह दें लोड from location y onto vector 2, ठीक है, और कोई भी ऑपरेशन करें, लेट्स से हम ऐड कर लेते हैं, और हम सिंपली कहते हैं कि वेक्टर 3 सॉरी ऐड वेक्टर 3 वेक्टर 2 वेक्टर 1, ठीक है। लेट्स से अभी इसमें स्टिक करते हैं। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे एक चीज़ होगी जो कि मेरी वेक्टर 1 होगी, और यहाँ पे मेरे पास एक और चीज़ होगी जो मेरी वेक्टर 2 होगी, ठीक। अच्छा, सेकंड चीज़ ये है कि वेक्टर लेंथ डिफरेंट होंगी, लेकिन यहाँ पे जो एक कॉम्प्लिकेशन आ सकती है वो ये हो सकती है कि ये इनके साइजेस फिक्स्ड होते हैं। लेट्स से कि ये जो है इसकी जो लेंथ है, मतलब स्टैंडर्ड तमाम की, वो 64 है। सो यू कैन हैव 64 एलिमेंट्स हियर फ्रॉम 0 to 63। अब मेन मेमोरी से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ वेक्टर है एज अ प्रोग्रामर, वो लेस देन 64 भी हो सकती है और मोर देन 64 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये वेक्टर का साइज जो है ना वो ये हो सकता है कि मैं ये 32 और मैं बस 32 उठा लूँ, और हो सकता है ये 128 और मैं इसको 2 आइट्रेशंस में उठाऊँ, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल करना पड़ेगा। इस किस्म की सिचुएशंस के अंदर आपको शायद लूप्स इस्तेमाल करने पड़ जाए। तो ऐसा नहीं कि आप लूप्स इस्तेमाल नहीं करेंगे ऑलटुगेदर, ठीक, बट यू हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइज ऑफ योर वेक्टर एंड द डेटा यू आर पिकिंग अप एंड अकॉर्डिंगली, ठीक है। बहरहाल आपने लोड किया फ्रॉम एड्रेस x, ये एड्रेस y है, तो हमने क्या कहा था, ऑन टू v1 फ्रॉम x लोड फ्रॉम v2 फ्रॉम y दिस लोकेशन। तो यहाँ से एक वेक्टर साइज उठा लो, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो दिस इज गोइंग देयर, दिस इज गोइंग देयर, ठीक।
और लेट्स से कि मैं इसको सिंपलिसिटी के लिए इस तरह ड्रॉ कर रहा हूँ. इट्स नॉट अ वेरी गुड ड्राइंग, बट लेट्स से I have this thing and all of this is going into V3. ठीक है, तो इसमें आई होप के वेक्टर्स का भी आइडिया क्लियर हो गया होगा. वेक्टर रजिस्टर्स का आइडिया भी क्लियर हो गया होगा और वेक्टर लेंथ का आइडिया भी क्लियर हो गया होगा. दैट्स द फर्स्ट कॉन्सेप्ट. होपफुली वी हैव क्लियर्ड. नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग. ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या हैं? ये मेरा एक वेक्टर है लॉजिकल और ये रजिस्टर है. बाय द वे ये कहाँ पे? CPU के अंदर है भाई. ठीक, इसके अंदर मैंने अब एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूँ कि 64 0 1 2 63 इसमें 64 एलिमेंट्स है. तो वेक्टर के अंदर तो वो भाई इस वेक्टर में पड़े हुए हैं, लेकिन दे मे बी स्टोर्ड अपार्ट इन द मेमोरी. तो मेमोरी में हो सकता है कि वो अलग अलग जगह पे पड़े हों, और कितना उनका आपस में फासला होगा इसको वेक्टर स्ट्राइड कहेंगे. ठीक है, यानी कि हो सकता है कि ये 10-10 एलिमेंट्स के मेन मेमोरी में 10-10 एलिमेंट्स के फासले से पड़े. ठीक है, तो दैट थिंग इज वेक्टर स्ट्राइड. इसकी थोड़ी सी ग्राफिक एग्जांपल भी देख लेते हैं. द स्मॉल सॉर्ट ऑफ एनिमेशन I made. So आपके पास let's say कि you want to do a matrix multiplication. ठीक है, अच्छे से कलर देख. तो आप करना क्या चाह रहे हैं? पहले आप करना चाह रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. और उसके लिए आप जो है वो दो वेक्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, एक का नाम ए रख देते हैं, एक का नाम B. तो ये हमारे टू वेक्टर्स हैं. मैंने इनको इस तरह से इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि आई थिंक यू कैन विजुअलाइज के. लेट मी जस्ट गेट rid of this. That piece of. ठीक, तो ये we have an understanding कि जी हमने किस तरह से करना है. तो let's say कि this is how it is. So 64 elements across and n elements वो, और हमने जो मल्टीप्लिकेशन करनी है बेसिकली वो आपको पता है कि किस तरह से करनी है. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जो होगी वो ये होगा कि ये पहला रो जो है वो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा. ठीक, और इमेजिन करें and this can be either row major or it can also be column major. ठीक है, but in any case या ये होगा या ये होगा, दोनों नहीं हो सकते. ठीक है, तो दोनों at the same time नहीं हो सकते. This is the one and that's not the one. ठीक, now row major की organization है तो उसको क्या है? What does it mean actually? Let's look at what it means is कि इनकी जो एलिमेंट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो इस तरह से है. यानी कि ये पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे भी ये अक्रॉस जा रहा है. ठीक है, लेकिन ये n अक्रॉस है. अब एक्चुअली जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वेक्टर को, तो वेक्टर में मैं क्या कर रहा हूँ? आई वांट टू मल्टीप्लाई my, this is now you have to understand that this is a logical concept. So it's logical, not physical. If I have something that looks like this, so I want to multiply the 0th element of the first row with the 0th element of the first column. The first element of the first row with the first element of the first column. The second element of this first row with the second element of the first column. ठीक है, लेकिन you have to understand कि मेन मेमोरी में जो डेटा ट्रेवर्सल है वो उसकी ये ओरिएंटेशन है और इसकी ये ओरिएंटेशन. तो एक्चुअली दिस, तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें क्या है. तो यहाँ पे हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे. ठीक,
तो मेन मेमोरी में हो सकता है कि अगर आप कहें ना कि आपका डेटा ये स्टोर, लेट्स से मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैं अगर इसकी बात करूँ और लेट्स से कि ये सारा का सारा एरिया जो है ये है पूरी की पूरी रो जिसमें 64 एलिमेंट्स हैं, राइट। ये जो पूरी रो है, ये पूरी रो ये यहाँ पे स्टोर्ड है। तो ये लेट्स से कि ये इमेजिन करें कि ये पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो इन ये जो है एक के बाद एक इसके सारे एलिमेंट हैं इस रो के, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्राइड 1, ठीक है। इसको आप कंट्रास्ट करें यहाँ से, क्योंकि ये रो नेचर है ना, दिस इज रो ऑफ बी, रो ऑफ, तो ये जो रो है ये यहाँ पड़ी हुई है, ये वाली रो, और ये जो रो है वो यहाँ पे पड़ी है, और ये वाली जो रो है वो यहाँ पे पड़ी है फॉर इंस्टेंस। तो फिर अंदाजा करें कि इसका जो है वो पहला एलिमेंट जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, दूसरे का पहला एलिमेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, तीसरे का पहला उसी का, सो दिस इज गोइंग टू बी हियर, यानी कि मैं इसको कहूँ जीरोथ एलिमेंट ऑफ द लॉजिकल एंटिटी विच इज द वेक्टर बी, ठीक है। और पहला, ठीक है, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो इन दोनों की जो स्ट्राइड्स होंगी वो डिफरेंट होंगी, ठीक है। वो क्या फर्क होगा, वेक्टर सॉरी इसकी ए की जो वेक्टर स्ट्राइड है, जो उससे VSTR भी लिखेंगे, ये 1 होगी विच शुड बी ऑब्वियस, और बी की वेक्टर स्ट्राइड जिससे VSTR कह रहे हैं वो n होगी इस पर्टिकुलर केस के अंदर, ठीक है। तो दिस इज सम थिंग्स, एंड बाय द वे दिस आर इम्पोर्टेंट थिंग्स बिकॉज जब आप वेक्टर प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थिंग्स, और आप जब तक अपना वेक्टर कोड ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, इवन इफ यू आर डूइंग GPU प्रोग्रामिंग, इसमें भी इस तरह के इश्यूज और भी आगे हम देखेंगे जो लोग कर रहे हैं डायरेक्टली GPU पे या कूडा शूडा पे, तो वो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है अगर आप चाहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमल रहे, ठीक है। तो गोइंग फॉरवर्ड, अभी तक बाय द वे किसी को अगर सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में कंसर्न्स हो, तो यू मोस्ट वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस, रेज क्वेश्चंस, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड हम देखते हैं वेक्टर प्रोसेसेस क्या हैं कि वेक्टर इंस्ट्रक्शन परफॉर्म्स एन ऑपरेशन ऑन ईच एलिमेंट इन कंसेक्यूटिव साइकिल्स इन अ वेक्टर प्रोसेसर, ठीक है। रे प्रोसेसर के अंदर क्या होगा, सेम साइकिल, ठीक है, लेकिन सेम साइकिल की भी एक हद होगी, याद रखिएगा कि ये भी एक लिमिट तक सेम साइकिल में करेगा, इट डज नॉट हैव इनफिनिट रिसोर्सेज, ठीक। अच्छा जी, वेक्टर फंक्शनल यूनिट्स ऑफ पाइपलाइन हम देख चुके हैं, ईच पाइपलाइन स्टेज ऑपरेट्स ऑन अ डिफरेंट डेटा एलिमेंट, ये भी हम देख चुके हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमने कहाँ देखा था, ये, ठीक है। दिस इज, इस चीज़ को हम यहाँ पे समराइज करें, जो यह बात है, अगर आपकी ये बात समझ आ गई है तो वो आपको आर्टिकुलेशन भी समझ आ गई होगी, आ जाएगी, ठीक है। वेक्टर इंस्ट्रक्शंस अलाउ डीपर पाइपलाइंस व्हिच इज अ गुड थिंग, ठीक है। नो, अच्छा इसमें क्या कंडीशंस है, नो इंटर वेक्टर डिपेंडेंस, ठीक है, नो इंटर वेक्टर डिपेंडेंसीज, ठीक है। नो हार्डवेयर इंटरलॉकिंग विद अ वेक्टर, नो कंट्रोल फ्लो विद इन अ वेक्टर, विद इन अ वेक्टर, व्हाट डज इट मीन, कंट्रोल फ्लो के इश्यूज के लिए एक वेक्टर को ट्रैवर्स करें तो एक वेक्टर के अंदर आपने कोई कंट्रोल फ्लो का इशू नहीं डालना, या और लेट्स से कि मेरी ये A है और ये मेरा B है, तो मेरा ये आपस में बात कर रहे हैं लेकिन इनकी आपस में इंटरडिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए और क्रॉस नहीं होनी चाहिए,
ठीक, मतलब अक्रॉस हो सकती है लेकिन वो कंसिस्टेंटली अक्रॉस होंगी। अगर अक्रॉस होंगी तो कंसिस्टेंटली अक्रॉस होंगी, लेकिन इंटरडिपेंडेंसी नहीं है। सेकंड चीज ये है कि नोन स्ट्राइड अलाउज प्री फेचिंग ऑफ वेक्टर्स इनटू, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आपको स्ट्राइड नहीं पता तो आप बेसिकली कोई काम नहीं कर सकते। तो स्ट्राइड तो एक नोन चीज है। तो आई थिंक दिस शुड बी क्लियर। अगर अभी तक किसी को बात समझ नहीं आई तो वो मुझे प्लीज बता दे कि क्लियर नहीं हो, क्लैरिटी नहीं है, कोई इशू, कंफ्यूजन नहीं है, तो लेट्स कैरी ऑन। अच्छा, एडवांटेजेस क्या है भी वेक्टर प्रोसेसर्स के? क्लियर है। सबसे पहली बात है कि पाइपलाइनिंग में पैरेललाइजेशन वर्क्स रियली वेल। हमने जो एग्जांपल देखी थी, एंड इट सपोर्ट्स डीप पाइपलाइंस। होल्ड कीजिएगा एक सेकंड। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। पाइपलाइनिंग पैरेललाइजेशन, अच्छा, each instruction generates a lot of work, obviously। ये हमारी प्रोग्राम सिंप्लिसिटी है। एक इंस्ट्रक्शन जो है वो काफी सारा काम कर रही है, और पहले हमें क्या करना पड़ता था कि काफी सारे काम के लिए काफी सारी इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती थी या एलैबोरेट किस्म के लूप्स बनाने पड़ते थे। और बाय द वे, जो लूप हम बनाते हैं, तो ये स्पेस कम्प्लेक्सिटी, मैं प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ, ये फिर भी होती है ना, क्योंकि ये स्प्रेड आउट हो जाती है इन एनी केस। ठीक, मतलब द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना बाय द इटरेशन ऑफ लूप्स। ठीक। तो अच्छा, बाय द वे, इसकी एक रिक्वायरमेंट है। सो दिस इज, इट रिक्वायर्स रेगुलर मेमोरी एक्सेस पैटर्न्स। सो द की बीइंग रेगुलर पैटर्न्स, एंड दिस शुड बी क्लियर एंड नो नीड टू एक्सप्लिसिटली कोड लूप्स। ये तो मेरा ख्याल है जो पीछे हमने दो एग्जांपल्स किए उनमें समझ आ चुकी होगी। अच्छा, बाय द वे, बिकॉज वी आर टॉकिंग टू द मेमोरी क्वाइट अ बिट, तो उसकी लिमिटेशन जो है वो कहाँ पे आ रही हैं? लेट मी जस्ट क्लियर दिस, एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, memory can easily become a bottleneck, especially if compute memory operations balance is not maintained. This is key. Data is not mapped appropriately to the memory banks. Memory banks को भी हम देख लेते हैं। Again, मैं आपको बताऊं कि ये एक problem है, and this problem is for all SIMDs, so be it vector processors, be it array processors, and even if you're working with GPUs. ठीक है, मैं इसकी थोड़ी सी हिंट कराऊंगा, लेकिन मेमोरी बैंक के साथ जो मैपिंग है और ऑपरेशन बैलेंस, ये बड़ी की इश्यूज हैं। अक्सर लोग जो हैं इसमें इसकी वजह से वो ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते परफॉर्मेंस को। अच्छा, और डिसएडवांटेज इसका क्या है कि अगर डेटा की नेचर जो है वो इरेगुलर है, और इसको हम इस पूरी चीज को हम कह रहे हैं पैरेललिज्म इज इरेगुलर। तो इरेगुलर पैरेललिज्म का मतलब है कि in this particular case for this thing, ठीक है जी, data is organized, data organization कह लेंगे, data organization is irregular। ठीक है। बाय द वे, मैं अपने आप से तो नहीं बात कर रहा? नो सर। अच्छा, ठीक। अब ये एक कोटेशन है फ्रॉम फिशर। फिशर बाय द वे वो बंदा है जिसने VLIW आपको दी है, ठीक, 1983 में। ठीक, तो इज एन इंटरेस्टिंग, और ये बाय द वे जो भी मैंने पीछे बात की थी ना, स्पेशली पर्टिकुलरली अबाउट दीज 2 पॉइंट्स, और यहाँ पे उसने इसको भी एड्रेस करेगा। तो उसको पढ़ लेते हैं क्योंकि इट्स अ कोटेशन। ठीक है, यहाँ तक। टू प्रोग्राम ए वेक्टर मशीन, the compiler or hand coder, the compiler
इफ यू आर राइटिंग अ हाई लेवल कोड और वो कंपाइल होके जा रहा है, या हैंड कोडर जो कि लो लेवल मशीन लैंग्वेज में काम कर रहा है, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, दैट must make the data structures in the code fit nearly exactly the regular structure built into the hardware. और यहाँ पे hardware का मतलब क्या है? Your RAM. मुझे excuse देंगे? ठीक है? So this is not a simple task. तो अगर आप ये नहीं कर पाते तो you will not get all the advantages you want to get from vector processors. ठीक है? और यहाँ पे उसने ये भी clear and this is true. This is hard to do and hard to change. यानी कि पहले बात ये है कि to do it in the first place is very difficult, and then changing it has a large cost. और वो इसी चीज को जो change है उसको वही कह रहा है यहाँ पे कि one tweak and the low level code has to be rewritten by a very smart and dedicated programmer who knows the hardware and often the subtleties of the application area. Now, and this is also true. I don't know. I know. अरसान वगैरह आप लोग कूडा पे काम कर रहे हैं. मैं बहुत डिटेल में अभी आज के लेक्चर में तो नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा मैं टच अपॉन करूंगा. आपको थोड़ा सा आइडिया, आई डोंट नो हाउ मच यूर इनटू द एनवीडिया मतलब मेमोरी बैंक्स के चक्करों में आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो, मुझे नहीं पता, कभी डिस्कस कर सकते हैं. मे बी यू वांट टू शेयर दैट विद द क्लास. ठीक, तो आई होप आई एम ठीक है जी. आवाज़ मेरी मैं उम्मीद कर रहा हूँ आ रही है. फवाद वॉलंटियर करेंगे मुझे बताने के लिए एज यूजुअल. फवाद आ रही है मेरी आवाज़? क्लियर है, कैसे क्लियर है आवाज़? ठीक है. अच्छा, टॉपिक समझ आ रहा है? जितनी हम बात कर रहे हैं समझ आ रही है? कैसे क्लियर हो रहा है टॉपिक? ठीक है, ठीक. तो आगे मूव करते हैं. वालेकुम अस्सलाम. यस सर. सर वो एक्चुअली मेरे ना डेस्कटॉप का वो माइक खराब हो गया था, तो मैं वो बोल रहा था, तो अभी मैं फोन से लॉगिन हुआ. यस सर. वो कुडा में सर काफी ज्यादा मतलब सर वो शेयर करना चाह रहा था अपना एक्सपीरियंस. आपने पॉइंट आउट भी किया था सर, वो रिप्लाई नहीं कर पाया सर मैं. तो सर वो सर ऐसा होता है कि उसमें छोटी छोटी मेमोरीज बनी हुई होती है, SVM स्केलेबल वेक्टर मेमोरीज होती हैं छोटी छोटी, और ब्लॉक्स होते हैं सर. सर एक ब्लॉक जो होता है वो दूसरे ब्लॉक से कम्युनिकेट करते हुए बैंडविड्थ करता है, और अगर आपका डाटा विद इन ब्लॉक हो तो सर वो अच्छा रहता है, मतलब वो उनकी आपस में रिलेशन एस्टैब्लिश आप कर सकते हैं. लेकिन आउटसाइड दी ब्लॉक आप करते जाते हैं तो सर वो इशू आने शुरू हो जाते हैं, और वो टाइम लेता है. बाकायदा वो बस में जाता है, फिर बस से वो टाइम लेता है, तो सर वो फिर प्रोसेसिंग रह जाती है. तो आपको इस तरह डाटा मैनेज करना होता है, या तो वो कोशिश करें कि एक ही SVM के अंदर रहे, या अगर डाटा बड़ा तो सर एक ब्लॉक में रहे, और फिर सर ब्लॉक्स के अंदर कम्युनिकेशन होती है. सर ये बिल्कुल सर ठीक. अब सर आप बता रहे हैं अभी हम इसको देखेंगे, लेकिन मतलब आपको हार्डवेयर का पता होना चाहिए, और स्ट्राइड्स का भी इसमें इशू है. मैं इसमें बताया बेहतर है, ये स्ट्राइड्स का इशू है. ठीक है. यस सर. ये भी हम देखता हूँ ये हमारा क्या है. उस एग्जांपल को भी हम देख लेते हैं. मैं देखता हूँ वापस टाइम आज हाउ वी डूइंग फॉर टाइम. हमारे 1 घंटा तो हो चुका है, लेकिन मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा देखते हैं. आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? साथ साथ चलते जाएं, समझ आ रही है? यस सर. बोर नहीं हो रहे. हाँ तो बोर तो आप ठीक है. तो हमारे पास मल्टीपल वेक्टर रजिस्टर्स हैं. ईच हर रजिस्टर जो है वो उसकी कुछ विड्थ है हर वेक्टर की. ठीक है. मैंने ये पहले भी आपको बिल्कुल शुरू में ड्रॉ किया था. ठीक है, अगर आपको याद हो कि ये मेरा एक VX. ठीक है. तो ये मेरे वो रजिस्टर्स है जो मेरे CPU के अंदर है, और ये मेरे वेक्टर रजिस्टर्स हैं, और हर एक की कोई ना कोई विड्थ है, कोई ना कोई साइज है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स. यहाँ पे वो n, हम साइज n कहेंगे, n-1 एलिमेंट है, लेकिन इसका साइज जो है वो n है. ठीक है. तो मैक्सिमम VLAN की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इन ए VLAN कैन नॉट गो अबव n, बट इट कैन बी बिलो n. ठीक है. तो VLAN जो है वो हमेशा स्मॉलर देन या इक्वल टू n होगा. ठीक. इसके कंट्रोल रजिस्टर्स क्या है? VLAN तो आपको पता है. ठीक है. VSTR भी पता लग गया. VMask बता देता हूँ आपको.
वी मास्क बेसिकली क्या होता है कि हर वेक्टर के साथ एक मास्क रजिस्टर होता है। बेसिकली उसकी जो साइज होती है वो एक आप समझ लें कि एक सिंगल बिट की एरे होती है, ठीक है, सिंगल बिट एरे, एक्सक्यूज मी, यार ये समझ जाते कि क्यों करता है सिंगल बिट एरे, जिसका जैसे इस एग्जांपल के अंदर उसमें n एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और वो बेसिकली मास्किंग के लिए इस्तेमाल होता है। और बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि आप पर्टिकुलर वेक्टर एंट्रीज को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द मास्क, और ये हम आगे देखेंगे, ठीक। तो बेसिकली आप बेसिकली कंट्रोल कर सकते हैं कि इसके ऊपर, इस एलिमेंट के ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म होना है कि नहीं होना, ठीक है। तो आप इसको 0 0 या 1 इस तरह करके जो है ना उनकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। तो यू कैन एक्चुअली इनेबल डिसेबल ऑपरेशनली एनी वन ऑफ द एंट्रीज इन द वेक्टर, ठीक है। तो एलिमेंट स्टोर्ड इन द वेक्टर, ठीक। तो आगे चलें। वेक्टर मास्क, और ये सॉरी मैंने बता दी यहाँ पे है, इंडिकेट्स व्हिच एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर टू ऑपरेट ऑन, ठीक है। तो व्हेन वी टॉकिंग एलिमेंट, वी टॉकिंग दिस इज एन एलिमेंट, दिस इज एन एलिमेंट, दिस इज एन एलिमेंट एंड सेट बाय वेक्टर टेस्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो वी के मास्क जो है वो आपको चेक इस तरह से कर सकते हैं कि मैंने इस पे करना है कि नहीं करना, ठीक। ये डीप पाइपलाइन इस्तेमाल करता है, मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ये हम ऑलरेडी एग्जांपल देख चुके हैं, ठीक है। ये एक 6 स्टेज पाइपलाइन है जिसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं किताब के अंदर। बाय द वे इसकी डिटेल दी हुई है, यू कैन गो एंड यू शुड रीड द बुक बाय द वे। तो आप ऐसा ना हो कि मेरी खाली स्लाइड्स और वीडियो देख के आए करें, किताब भी पढ़ें, किताब भी आपने पढ़नी, बल्कि इनफैक्ट टेस्ट के अंदर, एग्जाम के अंदर आपसे इस तरह के सवाल भी पूछूंगा जो कि आपकी किताब से होंगे, ठीक है, जस्ट टू चेक कि आप किताब पढ़ रहे हैं। सैंपल वेक्टर मशीन की क्रे का नाम सुना है किसी ने पहले? क्रे, ये बहुत, अगर आप कंप्यूटिंग से ताल्लुक है, कंप्यूटर आर्किटेक्ट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, क्रे वाज द फर्स्ट कंप्यूटर जिसको सुपर कंप्यूटर कहा गया था। और एक ज़माने तक जो है वो सिनोनिमस था ये टर्म। क्रे का मतलब होता था सुपर कंप्यूटर। तो क्रे 1 था, क्रे 2, क्रे 3 एंड दीज वर ऑल। तो ये क्रे 1 1978 में आया था। और बाद में ये नहीं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में भी याद है कि क्रे के जनरेशन्स की, ये क्रे का ये आ गया। अब तो भाई बात आगे चली गई है। आज का मोबाइल फ़ोन जो है वो आपके क्रे 1 से ऊपर 12। इसमें क्या क्या थे देख लें कि स्केलर मोड भी था और वेक्टर मोड भी था, और 8x64 एलिमेंट वेक्टर रजिस्टर्स थे, ठीक है। तो 8 वेक्टर रजिस्टर्स V1 V0 से लेके V7, और हर एंट्री में 64 बिट्स थे। तो हर एलिमेंट के अगेंस्ट 64 बिट्स थे। 16 मेमोरी बैंक्स थी, ठीक है। ये जो भी इस्लाम ने भी जिक्र किया था, ब्लॉक्स की बात कर रहे थे, तो ये 8x64 बिट स्केलर रजिस्टर्स हैं, ये तो हम नहीं देखते, ठीक है। लेकिन हम लोग इस पर थोड़ा फोकस करेंगे क्योंकि हमारा जो चैलेंज आता है ना वो आता है लोडिंग स्टोरिंग मल्टीपल एलिमेंट्स, ठीक है। सो बेसिकली हमारा ये है एरिया ऑफ चैलेंज। क्योंकि देखिए प्रोग्रामिंग तो आसान होगी, सिंगल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, 1 इंस्ट्रक्शन। लेकिन इंस्ट्रक्शन इज, बिकॉज वी आर टॉकिंग SIMD, डी का मतलब है memory. So memory, it takes a very central role in the discussion when we're talking about SIMD. ठीक है? तो let me just get rid of this. Elements separated from each other by constant distance हम डिस्कस कर चुके हैं। हम अभी जो एग्जांपल पढ़ेंगे उसमें हमारी ये assumption है, ठीक है। Elements can be loaded. अच्छा,
Elements can be loaded in consecutive cycles if we can start the load of one element per cycle. ठीक. Elements can be loaded in consecutive cycles if we can start the load of one element per cycle. ये जो है ये की thing है. ठीक है. जाहिर बात है कि मैं एक लोड कर सकता हूँ, फिर अगले साइकिल में एक और लोड कर सकता हूँ, अगले साइकिल में एक और लोड कर सकता हूँ, अगले साइकिल में एक और लोड कर सकता हूँ. ये मेरी कंसेक्यूटिव साइकिल्स हैं. ठीक. एंड इफ दैट इज द केस then I can sustain a throughput of one element per cycle. This is very good. I'm very happy. But life is not that simple. How do you achieve this with memory that takes more than one cycle to access? ठीक है, ये कैसे करेंगे? And this is where memory banks come in. ठीक है, मेमोरी बैंक्स का आइडिया है आपको? क्या होता है? हम लोग ने मेमोरी जब पढ़ी थी तो हमने मेमोरी बैंक्स को पढ़ा था, अगर आप याद करें. बेसिकली आपकी जो मेमोरी चिप होती है ना, वो डिवाइडेड होती है मल्टीपल बैंक्स पे. ठीक है, तो आप समझ लें कि आपकी जो चिप है, जो मेमोरी चिप है, वो डिवाइडेड है अलग हार्डवेयर यूनिट्स पे. ठीक. और वो हार्डवेयर यूनिट्स का जो जो बैंक है, बैंक, ठीक, उसका ये कमाल होता है कि हर बैंक की can be individually addressed and can talk to the data register, data line. ये वाली बैंक भी डेटा लाइन से सर आवाज नहीं आ रही. सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर. हेलो हेलो, अभी आवाज आ रही है? सर काफी नो सर, बहुत स्लो आ रही है तभी सर. सी आ रही है. मैं एक और माइक ट्राई करता हूँ.
हेलो, आवाज आ रही? जैसे आपके साथ तो बेहतर है अब। यस सर, अब ठीक बस वैसी है, वैसी है। आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर, अब यस सर, बहुत क्लियर है। क्लियर है, बहुत क्लियर है पहले से? ठीक है, यस सर। गुड। मुझे अच्छा, एक दफा दोबारा आप लोग बोलें कुछ, एक बंदा कोई टेस्टिंग बात 1 करे। 2 3। वाह, ठीक है, यस Yes, बेहतरीन sir. हो गया। ठीक है, पहले से बेहतर है। ये सर Yes, वैसी यस हो सर, गई सर जिस तरह पहले आ रही थी, सही है सर। चले, मैं यस समझ सर, गया। नॉर्मल है ठीक है, अब। जबरदस्त, नॉर्मल हो गई, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ तक आपको सुना था आपने? सर बैंक्स यस सर, बैंक स्टार्ट सिंगुलर किए थे। बस लिख रहे थे आप, यस सिंगुलर बस लिख रहे थे आप, यस, तभी आवाज चली गई इससे थी पहले आपकी। ही आवाज चलेगी थी। ठीक है, बेसिकली इसमें ये है कि जो बस है ना वो उसकी एक ही है, ठीक है। अब होगा ये कि ये एक साथ ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इनको बस शेयर करनी पड़ेगी। तो अगर आप कोई ऐसा डेटा करते हैं, हाँ, मैं आपको ये मेन चीज़ बता रहा था, वो ये थी कि जो डेटा स्प्रेड आउट होगा ना, वो इस तरह से स्प्रेड आउट हुआ होगा, ये स्प्रेड आउट अक्रॉस, ठीक। ये इस केस में, बाय द वे, बसेस बैंक्स अमूमन 4, 8 या 16 होंगी। दैट इज गोइंग टू बी योर टिपिकल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो दिस इज स्प्रेड हियर। तो बॉटम लाइन आपकी बात ये है कि आप अगर आपकी कंसेक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस हैं, लेट्स से मेरी एक लोड इंस्ट्रक्शन है और एक और लोड है और एक और लोड है, लेट्स से मेरी 16 लोड्स हैं, ठीक है। लोड 0, लोड 1, मैं आइट्रेशन के हिसाब से कह रहा हूँ, 2 and 15। और वो जो लोड्स हैं उनके जो एड्रेस है x, x0, x1, x2, x15, वो अगर स्प्रेड हुए हैं ना अक्रॉस द बैंक, यानी कि यहाँ पे मेरा x0 है, पॉइंट कर रहा है, और यहाँ मेरा x1 है, यहाँ मेरा x2 है, और यहाँ मेरा x15 है, तो मैं ये अचीव कर सकता हूँ, ठीक है, विच इज a throughput of at least 1 element per cycle, ठीक, वरना मैं नहीं कर सकता। और ये भी हम एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको शायद उससे क्लियर हो जाए, ठीक। The memory is divided into banks that can be accessed independently. Bank share address and data bus to minimize. So this is, they will not be simultaneous, लेकिन इनमें एक साइकिल के डिफरेंस से आप कर सकते हैं। तो एक साइकिल के बाद दूसरा, के बाद तीसरा, के बाद चौथा। अच्छा, मैं कुछ चीज बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है, जस्ट टू मेक इट क्लियर। लेट्स से कि आपकी जो लोड है उसकी लोड लेटेंसी जो है वो 10 साइकिल, कुछ भी कह रहे हैं, 6 साइकिल, 8, बल्कि आगे एग्जांपल है तो हमने वो इस्तेमाल करना, तो मैं इसको कह देता हूँ 11 इसकी साइकिल्स है, इसकी लेटेंसी, ठीक है। तो अगर मेरा पास इफ नो बैंक, यानी रादर कहना चाहिए इफ सिंगल बैंक, अगर मेरे पास एक सिंगल बैंक है और मेरे पास 2 लोड ऑपरेशंस हैं ऊपर तले, ठीक है, लोड ले, तो ये 11 साइकिल लेगी और फिर ये 11। अब बेसिकली इनमें हो सकता है कि डेटा डिपेंडेंस ना हो, यानी कि देयर इज नो डिपेंडेंस, लेकिन हार्डवेयर डिपेंडेंस है, ठीक है। तो यानी कि मैं ये वाली लोड इनिशिएट करूंगा इन अ पाइपलाइन, लेकिन फिर ये वाली मैं नहीं कर सकूंगा। तो जब ये 11 साइकिल्स पूरे करेगी उसके बाद ये वाला लोड इनिशिएट होगा, अगर मेरा एक सिंगल बैंक है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मैं क्या कर सकता हूँ कि पहला लोड कर सकता हूँ और एक साइकिल के बाद मेरा दूसरा लोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि एक साइकिल के बाद जो है, जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो इसकी जो है वो सेकंड साइकिल होगी, और ये आगे जो है, अब डिपेंड करता है कि अगली इंस्ट्रक्शन इसके ऊपर डिपेंड कर रही है नहीं कर रही।
ठीक है, तो अगर नहीं डिपेंड कर रही तो एक अलग चीज़, अगर डिपेंड कर रही है तो आप जो है वो बहरहाल इस पॉइंट से ऑनवर्ड जो है ये 12 साइकिल्स में फारिग हो जाएगा दोनों, क्योंकि इसके अलग अलग बैंक्स थे। ठीक है, और बैंक्स की जैसे मैंने कहा कि अमूमन 16 बैंक्स होंगे, लेकिन इस पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपने अपना डेटा को इस मेमोरी पे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वही चीज़ है जिसका एग्जांपल अभी जिक्र अरसलान ने किया था। अगर आपने डेटा ऐसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है और आपके लूप्स इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं कि जिस पे आप काम कर रहे हैं वो एक आइट्रेशन में जिस चीज पे काम कर रहे हैं वो सारा का सारा एक ही बैंक में लाई करता है, तो ये सारी की सारी एडवांटेज लूज हो जाएगी। तो आप इस बेसिकली इस चीज को लेवरेज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप मल्टीपल बैंक्स को एक्सप्लॉइट करें। इसलिए जब आपने मल्टीपल बैंक्स को एक्सप्लॉइट करना है तो ये आपका काम है कि आप मेक श्योर करें कि आपका डेटा जो है वो अक्रॉस अक्रॉस बैंक्स स्प्रेड हुआ हुआ हो, ताकि जब आपने कंसेक्यूटिव ऑपरेशंस करने हो तो आप जो हैं वो मल्टीपल बैंक्स को साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकें। ठीक है, 12 तो ये तो अब मेमोरी सिस्टम मस्ट बी डिजाइन टू सपोर्ट। अच्छा बाय द वे, अब अगर मेमोरी आपने इस्तेमाल करनी है तो आपने हल्की फुल्की मेमोरी इस्तेमाल नहीं करनी, आपने जो है वो हाई परफॉर्मेंस मेमोरी इस्तेमाल करनी है। ठीक है, अगर आप वेक्टर्स को सही तरह से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्योंकि मेमोरी एंड पे भी जो है ना आपको बहुत सारे लेट्स से करतब चाहिए होती है। इसी तरह जब आप वेक्टर प्रोसेसर्स लेते हैं या जीपीयूज लेते हैं तो उनकी बिल्ट इन मेमोरीज होती हैं, और कई दफ़ा वो जो मेमोरी होती है वो बिल्ट इन में लगे उस पे बोर्ड पे, तो वो जो मेमोरी सेल्फ जो है वो बताता है खुद काफ़ी not just the size and the speed of it, raw speed, बल्कि मैनेजमेंट के perspective से it's doing a lot of things which we have not really covered in what we have discussed in memory. ठीक, बहरहाल data you should as a programmer spread access across multiple banks. ये आपने करना है. Control bank address independently, load store non-sequential words and support multiple vector processors sharing the same memory. ठीक, और यहाँ पे प्रॉब्लम आती है डेटा किस तरह से आपने स्टोर किया हुआ है, ये तो उसकी लाइफ साइकिल होगी। ठीक, ये वही है कि ये नेक्स्ट एड्रेस क्या है, प्रीवियस एड्रेस प्लस स्ट्राइड, if once stride is equal to 1 consecutive elements are relieved across banks, ये बाय डिफॉल्ट करेगा। बाय द वे, अगर आपको याद हो हमने जब बैंक स्टडी किए थे, जब हम मेमोरी पढ़ रहे थे इन आर्किटेक्चर, तो हमने ये बताया था कि आपकी जो मेमोरी एलिमेंट्स हैं वो इस तरह स्टोर होते हैं। पहला मेमोरी एलिमेंट एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, एड्रेस 4, ऐसे 4 मेरे पास। तो ये जो बैंक्स है ना, मेरे जो हार्डवेयर है इसमें मेरे स्टोर ऐसा होता है कि ये मेरा पहला मेमोरी एलिमेंट है। आप कहते हैं नेक्स्ट एलिमेंट में, तो आप नेक्स्ट बैंक में जा रहे हैं और नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ठीक है, समझ आ रही बात? नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। अभी तक हम लोग जो मेमोरी का व्यू देखते हैं, अगर आपको याद हो, हम इस तरह से व्यू करते हैं कि ये मेरी मेमोरी है, हमेशा भी ये कहते हैं, और हम ये कहते हैं ये मेरा पहला पहली एंट्री, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं एंड सो एंड सो फॉर्थ। हम इस तरह विजुलाइज करते हैं ना। एड्रेस अगर मेरा ये है तो ये 00 है तो प्लस इस तरह से पहला एलिमेंट, ये मेरा पहला एलिमेंट है इस बैंक में, और मेरा लेट्स से कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो है ये, और पांच छठा, सातवां, आठ,
पहला तो ये जो है, सॉरी, ये मेरा बिल्कुल इस तरह से करता हूं। ये वाला जो है वो ये बैंक वन में, ये वाला बैंक में बैंक लिख देता हूँ, ये बैंक वन में होगा, ये बैंक टू में, ये बैंक थ्री में, ये बैंक फोर में, फिर ये बैंक वन में, बैंक टू थ्री फोर, फिर ये बैंक वन में होगा, टू में होगा, थ्री में होगा, फोर में होगा। ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है मेमोरी की, ठीक है। तो याद करें, यहाँ पे एक स्ट्राइड का मैंने जिक्र किया कि अगर मेरी स्ट्राइड जो है वो 1 है, इफ दैट्स माय स्ट्राइड, याद करें जब हमने मल्टीप्लिकेशन की थी तो मैंने कहा था कि मेरे वेक्टर है, नाउ दिस इज नॉट अ मेमोरी, दिस इज अ वेक्टर, और हमने बात की थी कि हमारा जो स्ट्राइड है वो 1 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं स्ट्राइड 1 है, ये मेरा वेक्टर, लेट्स से इसको मैं ए कह रहा हूँ, तो मेरा A0, A1, A2, ये मेमोरी में, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये इफ दिस इज ट्रू, इफ स्ट्राइड इज 1, देन दे आर सेपरेटेड बाय 1 एड्रेस, यहाँ पे। लेकिन इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि ये अलग बैंक में है, ये अलग बैंक में, ये अलग बैंक में। इसलिए अगर मैं इस किस्म का ऑपरेशन करता हूँ कि C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B, तो जिस वक्त A0, ये एक इंस्ट्रक्शन है, दिस इज अ सिंगल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, SIMD है ये, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। तो जिस वक्त मैं A0 से बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसको B0 से, ठीक है, तो हो सकता है मेरा B0 भी यहाँ पे कहीं पड़ा हो, इसी तरह से ये B पड़ा हो, B का पहला एलिमेंट, B का दूसरा एलिमेंट, B का तीसरा एलिमेंट, ठीक है। तो उसके तो अंदर क्या चल रहा होगा कि ये वाला लोड चल रहा होगा और उसके फौरन बाद अगला लोड चलेगा, कौन सा वाला? B1 A1 वाला। उसके फौरन बाद कौन सा होगा? B2 A2 वाला। तो ये मेरे पास लोड जो हैं ये इस पाइपलाइन में चल सकेंगे ब्रोकन बाय ए साइकिल। व्हाई? बिकॉज they are in different banks and I can access all those banks at the same time, ठीक है। अगर ये सारे बैंक्स अलग ना हो, और यहीं पे वो पॉइंट है कि आपका जो डेटा है वो आपने मेक श्योर करना है कि वो अक्रॉस द बैंक्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड यू कैन डू इट बाय, इफ यू नो द let's say, if you know the size of bank and number of banks, तो आप अपनी मेन मेमोरी में डेटा को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि यू कैन मेक श्योर के दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय दिस थिंग। और मैं इसके और वो भी बताऊंगा फ्लिप साइड क्या है, फ्लिप पिक्चर, ठीक है। एक सेकेंड होल्ड कीजिए, जस्ट गिव मी वन सेकेंड। एक सेकेंड, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है ना? मेरे ख्याल में मैंने आगे वो एग्जांपल वो कवर की हुई है, लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आपका डेटा इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है कि आपकी स्ट्राइड का साइज जो है, बल्कि मैंने आगे शायद डिस्कस किया, मैं इसको आगे डिस्कस करूँगा। मैं देखता हूँ मैंने आगे वो डिस्कस किया कि नहीं। हाँ अच्छा, मैं आपको चीज़ बताता हूँ, पता नहीं मैंने वो मिस क्यों कर दी बात। इमेजिन करें कि अच्छा हमारे पास कितने बैंक्स हैं?
ने अभी बात की थी ना, स्ट्राइड एक है, ठीक, और लेट्स से कि मेरे पास 4 बैंक्स हैं, तो मैं अगर मेक श्योर करता हूँ कि मेरा डेटा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑपरेशनली कि वो कि मैं लेट्स से जो भी इसकी लेटेंसी है, लेट्स से इसमें एक फार्मूला होता है, लेट्स से मुझे वो याद आ गया फार्मूला, मैं आपको बताता हूँ, तो फिर आपको शायद बात थोड़ी सी क्लियर होगी। एक्सक्यूज मी, एक रूल ऑफ थंब है, if I remember correctly, it goes something like this कि आपकी जो मेमोरी लेटेंसी है इन साइकिल्स, ठीक है, आपने मैनेज करना होता है एज अ फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ बैंक्स, नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक। अब उसमें ये सिचुएशन है, जब ये हमने एग्जांपल की थी कि अगर आपका जो डेटा है वो मेन मेमोरी में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि आप जो है आपके पास इवन दो 4 बैंक्स हैं, लेकिन आप कंसेक्यूटिवली डेटा आपका जो है वो इत्तेफाक से सारा का सारा एक ब्लॉक के अंदर मौजूद है, तो फिर आप इसकी वेक्टर प्रोसेसिंग की ऑप्टिमाइज नहीं कर सकेंगे। मैं इसको एग्जांपल को आपको आगे बताऊंगा, ठीक। ये सॉरी ये एक छोटी सी वो आपकी किताब की एग्जांपल देख लें। एक हमारे पास कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, इट हैज 32 processors, each is capable of generating 4 loads and 2 stores per clock cycle, so 6 memory ops per cycle per processor, ठीक है। The processor clock cycle is 2.167 nanoseconds, while the cycle time of the SRAM used in the memory is 15 nanoseconds. ठीक है, ये आपकी cycle time है SRAM का। Calculate the minimum number of memory banks required to allow all the processors to run at full memory bandwidth. Calculate the minimum number of memory banks required to allow processors to run at full memory bandwidth. इसको अगर आप देखेंगे तो आपको सवाल थोड़ा सा समझ आएगा, ठीक है। So the maximum number of memory references each cycle is 192. ठीक है, 192 कहाँ से आया? 32 into 6. That's the maximum, by the way. So हम ये नहीं कह रहे कि हर दफा ही maximum होगा, लेकिन that is the maximum you can achieve, right? 32 processors हैं, हर processor जो है वो 6 memory operations कर सकता है, 192. अच्छा, अब और करें। Each SRAM bank is going to be busy for 6.92 clock cycles, ठीक है। 592 क्लॉक साइकिल्स क्यों होंगे? क्योंकि ये 15 नैनो साइकिल्स का इसका एक साइकिल है, और जो प्रोसेसर है उसका 2.16 नैनो सेकंड का साइकिल है, तो 6.92 क्लॉक साइकिल्स इसको ऑफ द 6.92 क्लॉक साइकिल्स ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, इसको 7 कर लें, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या है? मैं इसको यहाँ पे रोक देता हूँ, गौर से करें। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे लोड कर रहा हूँ, ठीक है, लोड कर रहा हूँ, तो ये जो लोड ऑपरेशन है इसकी लोड लेटेंसी, अगर आपको याद हो मैंने पीछे बात की थी, लोड लेटेंसी ये कुकड़ी तरह नहीं होती कुछ है।
जी सवाल दोबारा पूछें। ठीक है, इसकी लोड लेटेंसी 7 साइकिल है, विच मींस लोड लेटेंसी 7 साइकिल्स होने का मतलब क्या है कि जब मेरा ये वाला लोड स्टार्ट होगा, ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू टेक 7 साइकिल्स टू फिनिश एग्जीक्यूशन या टू कंप्लीट। 7 साइकिल्स टू कंप्लीट। तो 7 साइकिल्स। अब गौर करें, मैं भी मेमोरी बैंक्स की बात पे नहीं आता, बल्कि यहाँ पे आप देख लेते थोड़ा सा गया कि लेट्स से कि मैं सिंगल प्रोसेसर की बात करूं, मैं भी एक सिंगल प्रोसेसर की बात करता हूं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल प्रोसेसर। अभी इस चीज को इग्नोर कर, मैं आपको ये एग्जांपल जो है वो सिंगल से बताता हूँ। तो मेरा एक लोड जो है वो 7 साइकिल्स लेता है और मेरे पास लोड की मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं बैक टू बैक। अब चीज ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसका ऑपरेशन कैसे चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जब ये वाला लोड स्टार्ट हो जाए, ये वाला, तो उसके एक साइकिल के बाद ये वाला लोड स्टार्ट हो जाए, उसके एक साइकिल के बाद ये वाला लोड स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब इमेजिन करें कि मेरे पास, सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, इमेजिन करें कि मेरे पास 4 बैंक्स हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरह से स्ट्राइड्स। तो हुआ ये कि ये वाला जो बैंक था, ये वाला लोड, ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसकी एक साइकिल के बाद ये वाला लोड स्टार्ट हो गया जो इस बैंक में देख रहा है उसके, और ये देख लें कि ये कंटिन्यूटी में आ गया। अच्छा, उसके एक साइकिल के बाद ये वाला लोड स्टार्ट हो गया जो ये वाला है। ठीक है, ये वाला, उसके एक साइकिल के बाद ये वाला लोड स्टार्ट हो गया जो कि इस बैंक के अंदर से डेटा उठा रहा है और डेटा ने 7 साइकिल लेने हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आके क्या होगा, इस पॉइंट पे आके मेरा पाइपलाइन क्या करेगा, स्टॉल कर जाएगा। क्योंकि ये वाला लोड जो है, क्योंकि मेरे पास टोटल बैंक्स की तादाद है 4 और ये वाला लोड जो है, ये वाला लोड, उसने अब डेटा कहां से उठाना है, इस वाले बैंक से। अगर ये मैं एक एक स्ट्राइड पे भी, स्ट्राइड ऑफ 1 पे भी जा रहा हूं, तो इस वाले में लोड, इस वाले बैंक को मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये वाला लोड, ये वाला जो है, ये वाला कर रहा है इस्तेमाल ऑलरेडी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल तो गुजर चुकी है और उसके बाद 4 स्टॉल साइकिल्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला फ्री होगा और ये वाला लोड चलना शुरू होगा। ठीक है, अच्छा, तो जो फॉर्मूला है वो बेसिकली ये है कि आपकी जो भी लोड लेटेंसी है, आइडियली आप इन साइकिल्स, ठीक है, इन नंबर ऑफ साइकिल्स should be ideally smaller than equal to भी लोग कहते हैं, लेकिन I would say smaller than, क्योंकि you want to have some space. ठीक है, smaller than the number of banks. ठीक है, ये फॉर्मूला। तो अगर मुझे पता लगता है कि मेरे ये जो लोड लेटेंसी है, ये मेरी जो ये एग्जांपल है, ये 7 इंस्ट्रक्शन साइकिल्स के बराबर है, 7 साइकिल्स।
तो आइडियली मेरी जो बैंक्स हैं वो एटलीस्ट ये भी डाल दें, ठीक है, 7 होनी चाहिए या 7 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो आई वुड से कि अगर ये मेरा सिंगल प्रोसेसर मशीन है, अगर ये मेरी सिंगल प्रोसेसर मशीन है और मुझे पता लगता है कि 7 साइकिल लेते हैं एक लोड इंस्ट्रक्शन को, तो मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो बैंक होगा उनकी तादाद 8 कर दूंगा, 8 बैंक्स। ठीक, तो 8 बैंक्स अगर मैं कर दूंगा, लेट्स से इसी एग्जांपल पे दोबारा जाते हैं, तो आप गौर करें कि अगर यहाँ पे 8 बैंक होते, तो जब ये इस लोड पे पहुंचेगा तो ये लोड स्टॉल नहीं होता, रादर कि ये वाला लोड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ये मुझे प्लीज, जो मैंने ये बात की है, ये आई नीड लाइक 1 or 2 or 3, well, I need feedback that you are understanding what I just explained to you and you extend this example. So at least yes 2-3 yes sir, yes sir, बिल्कुल समझ आ गई है कि वो कि जितना उनमें डिले होना चाहिए उतने वो नंबर ऑफ ब्लॉक होने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल वो कंसेक्टिव एक के बाद दूसरा उठाना चाहिए। अगर वो उसी ब्लॉक पे लोड चला जाता है सर, वो स्टॉल हो जाता है, तो जितना उसका डिले साइकिल होता है उतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स होने। ठीक है, अब मैं इसकी एक उल्टी बात करूंगा, ठीक है, फ्लिप साइड ये है कि आपके पास हार्डवेयर है जिसके अंदर नंबर ऑफ ब्लॉक्स या बैंक्स फिक्स्ड हैं, तो अब आपने क्या करना है कि अपने कोड को, तो ये डिपेंडेंसी का इशू आ गया, तो आपको इसका पता होना चाहिए और आप अपने कोड को आपने इस तरह से रीअरेंज करना है, या आपका आइडियली कंपाइलर्स को रीअरेंज ऐसे करेगा कि ये वाले जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली, डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट जिस समय नहीं देखी थी जो स्टॉल्स बीच में इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो आपको इसका पता होना चाहिए और फिर आपने अपने लोड ऑपरेशंस जो है वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि ये जो स्टॉल्स हैं ये ना आए, ठीक है। तो गोइंग बैक टू दिस एग्जांपल, आपको समझ आ गया होगा कि मेरे पास जो है वो ये सारी जो चीजें हैं कि क्योंकि मेरे पास 32 प्रोसेसर, तो मेरे पास 192 प्रोसेसर है। तो हमने क्या किया है कि हमारे पास पता लगा कि मैं 7 प्रोसेसर क्लॉक साइकिल, देयरफॉर वी रिक्वायर 192 to 7 1344 मेमोरी बैंक्स। अब 1344 इज नॉट, ये 2 की पावर इसमें नहीं आता, कितना होगा, 1024 प्लस समथिंग 256 ये होगा। तो एक्चुअली आपको चाहिए होगी 1024 प्लस 128 प्लस मेरा ख्याल है 64, कुछ इस तरह की मेमोरी होगी टोटल 12। ये आप समझ गए ना कि इससे ज्यादा चाहिए आपको बैंक्स, थोड़े से, इससे कम नहीं हो सकता। 2 raised to power anything which is just above 1344 is the number of banks you require, ठीक। तो एक्चुअली द क्रे 932, अच्छा ये T90 की हम बात कर रहे हैं, क्रे T90 actually has 1024 memory banks, so the early models could not sustain full bandwidth, ठीक है। A subsequent memory upgrade replaced 15 nanosecond asynchronous SRAM with pipeline synchronous SRAMs that more than half the memory cycle, thereby providing sufficient। अच्छा उन्होंने क्या किया, देखिए ये भी अप्रोच है बड़ी इंटरेस्टिंग, ये हिस्टोरिकल डेटा ये किताब में शायद दिया या नहीं दिया मुझे नहीं याद। उन्होंने कहा ये कि जो क्रे था, जो ये प्रोसेसर है जिसके हम एग्जांपल ले रहे हैं, इसके तो इट हैड एक्चुअली हैड 1024 मेमोरी बैंक्स व्हिच आर कंसिडरेबली लोअर देन दिस थिंग। तो इसका मतलब है कि मैं फुल बैंडविड्थ को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। तो एक तरीका तो ये है कि मैं मेमोरी बैंक्स बढ़ा दूं, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि मैं मेमोरी बैंक्स की तादाद सेम रखूं और इसको कम कर दूं। तो ये जो है उसने कहा कि जी हमने एक उसको रिप्लेस किया विद अ फास्टर एसरैम, और जो फास्टर एसरैम थी उसकी तकरीबन आधी थी, आप कह लें कि तकरीबन अराउंड 8 नैनो सेकेंड उसका टाइम था, उसकी लेटेंसी थी। तो 8 डिवाइड बाय 2.167 ये आप देख सकते हैं, बट दिस इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट हाफ, ये 3 पॉइंट समथिंग आ जाता है, 3 पॉइंट समथिंग XYZ, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि 3 समथिंग आ गया, लाइक 3.5 करना है, तो ये आई डोंट नो 3.5 करना है, तो 192 into 3.5 is a smaller number। इसको मैं आपको फॉर योर, ताकि हम एग्जैक्ट वैल्यू कर लें,
It was across approximately 8 3.7 divided by 2.167, which is 3.69, 3.7 exactly. Thank you. तो ये 3.7 था और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं विद कितना था 192, तो ये बन गया 708, ठीक है, इक्वल टू 708। तो 708 के लिए एक ये जो तादाद है मेमोरी बैंक्स की, इट वाज गिविंग यू द कैपेसिटी, ठीक है, तो कैपेसिटी फॉर फुल बैंडविड्थ आपको मिल रही थी, ठीक है। तो कितना आज के लिए काफी है क्लास के, और यस सर, आज के लिए तो इनफ ही है वैसे। इनफ ही है, यस सर। ठीक है, चलें फिर इसको कंटिन्यू करते हैं कल इसी डिस्कशन को, ठीक है। बाय द वे इस तरह से देखिए, बाय द वे मैं आपको चीज बताता हूँ, अब आम हालात में रिकॉर्डिंग देखते हैं ना मुड़ के, ठीक है, तो ये भी रिकॉर्ड हो गया, यानी कि जो हमारा ये सेशन था, अब एक होता है कि मैं अकेला बोले जा रहा हूँ और एक है ये आपकी फीडबैक भी साथ में आ रही है, तो इसकी रिकॉर्डिंग में शेयर कर लूंगा, तो ये वाली रिकॉर्डिंग भी आपके पास आ जाएगी। तो ये रिकॉर्डिंग ज्यादा बेहतर है कि वो रिकॉर्डिंग जिसमें मैं अकेला बोले जा रहा हूँ वो बेहतर है? सर ये ज्यादा बेहतर है। यस सर, यस सर, ये ज्यादा बेहतर है। ये बेस्ट है वैसे। ठीक है, तो राधा कि मैं पहले रिकॉर्ड करूं फिर आपके साथ दोबारा बैठूं और आप लोग कुछ खामोशी से बैठे रहते हैं, तो उससे बेहतर ये नहीं कि ये कर लें। यस सर, ये ठीक है। यस सर, ओके चलिए है ठीक ये। ठीक है, चलिए आप मुझे बताएं कोई सवाल। हाँ, आप में से कई लोगों को बैठना पड़ेगा, लेकिन जिन्होंने नहीं बैठना वो रिकॉर्डिंग तो सुन सकते हैं। सवाल किसी ने पूछना है? कोई सवाल नहीं? बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं टीचर, आपसे मैं यस सर। ऑलरेडी फीडबैक लेना शुरू कर दूं? चलें, ठीक है, कल मुझे उम्मीद है कि मैं आपका क्विज लूंगा अगर मेरी हिम्मत हुई, ठीक है ना? तो इंशाल्लाह ताला ठीक है, सॉरी फॉर द चेंज इन टाइम, इंशाल्लाह ताला विल कैरी ऑन दिस डिस्कशन टुमारो, ठीक? यस सर। चलो ठीक है, यस बहुत सर, शुक्रिया। ओके है सर, ओके है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़ सर। खुदाफिज सर।